नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किनोवेट पर। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम के सीजन 4 के एपिसोड 2 के बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल था। क्या जिम असल में मरा है या वो जिंदा है? क्या ईथन पहले से ही मार जाने का रास्ता जानता था? और क्या है एग्जैक्टली लेक ऑफ टीयर्स? ये सब चीजें और भी बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। और लास्ट में हम समझेंगे कि लेक ऑफ टीयर्स असल में क्या है और वो कैसे टाउन के लोगों को इस टाउन से बाहर जाने के लिए मदद कर सकता है। तो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम गवाए मते बढ़ाते हैं। सोफिया अपने नकली पिता की मौत के बाद दुखी होने का नाटक करती है, तो केनी सोफिया को टाउन दिखाने ले जाने वाला था ताकि उसका मन बहल जाए और स्टोरेज रूम से नए स्पेक्स भी दे सके। लेकिन जैसे ही जिम की मौत की खबर आती है, वो बॉयड के पास चला जाता है और सोफिया को सारा के साथ छोड़ देता है। लेकिन छोड़ते वक्त वो हिचकिचा रहा था, क्योंकि वो सारा को अभी भी माफ नहीं कर पाया कि वो उसके फादर के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी और वो सारा को अच्छा इंसान भी नहीं मानता। गौर करने वाली बात ये है कि सारा वो इंसान है जिसे टाउन ने सबसे ज्यादा तोड़ा है। उसने आवाजें सुनी, गलत फैसले लिए और उसकी सजा भी भुगती। सोफिया का सारा के साथ आना मुझे महज इत्तेफाक नहीं लगता, इसके पीछे मेकर्स का जरूर ही बड़ा प्लान होगा। इसके बाद दोनों डाइनर पर जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात अकोस्टा से होती है। अकोस्टा सारा से दूरी बनाती है क्योंकि वो जानती है कि एल्जिन के साथ सारा ने क्या किया। सारा भी उसकी नफरत का सम्मान करती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन सोफिया ये सब कुछ करीब से नोटिस कर रही थी। शायद अकोस्टा उसकी अगली एसेट हो सकती है, जिसका इस्तेमाल वो टाउन में केओस फैलाने के लिए कर सकती है। दोनों स्टोरेज रूम में पहुंचती है, जहां उन सभी लोगों का सामान रखा है जो अब मर चुके हैं। सारा सोफिया को नए चश्मे चुनने में मदद करती है, लेकिन यहाँ एक चीज बहुत जरूरी है। सोफिया का ध्यान बैलेरिना स्टैचू पर जाता है। ये वही बैलेरिना स्टैचू है जो म्यूजिक बॉक्स से जुड़ी है, जिसका सामना बॉयड ने किया था। ये इस टाउन के लूप से जुड़ा एक बहुत बड़ा संकेत है। सोफिया उस बैलेरिना को देखती है और कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों के भाव सब कुछ बयां कर देते हैं। इससे साबित होता है कि सोफिया यानी मैन इन येलो का उस बैलेरिना से गहरा कनेक्शन है। सोफिया सारा से हमलों के और जिम के मौत के बारे में पूछती है। सारा बताती है कि बॉयड ने जब ताबीज लाया था तब कुछ देर के लिए शांति थी, लेकिन अभी हमले वापस से बढ़ गए हैं। चश्मा चुनने के बाद सारा कहती है, इस स्टोरेज में रखी हर चीज की कहानी है। सोफिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं सोच रही हूँ इस चश्मे की क्या कहानी होगी। सोफिया यानी जो मैन इन येलो है, उसने ही इन लोगों को टाउन में फंसाया है जिनके ये चश्मे हैं। वो उनकी तकलीफों को जानती है, फिर भी मासूम बनकर ये सवाल पूछ रही है। मेरी थ्योरी ये कहती है कि सोफिया टाउन में अपना नया मारा ढूंढ रही है ताकि वो उससे गलत काम करवा सके, ठीक वैसे ही जैसे शुरुआत में सारा और एल्जिन से करवाया गया था। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमने पहले एपिसोड में देखा था कि कैसे मैन इन येलो ने एक टच से ही सीजर दे दिया था। सारा और एल्जिन दोनों को भी वैसे ही दौरे पड़े थे। हो सकता है कि मैन इन येलो पहले किसी और रूप में था और उसने ही ये सब किया था। सुबह होती है, बॉयड कॉलोनी हाउस निकलता है और अचानक रुक जाता है। होटल साइन के पोल पर एक बड़ा खून से लथपथ बैग लटका हुआ है। खून अभी भी ताजा है। तबीता वहाँ आती है और देखते ही चिल्लाती है। वो मान लेती कि उस बैग में जिम है। एक माँ के नाते वो एक फैसला लेती है और जूली से कहती है, ईथन को लेकर बार में जाओ, जब तक मैं बुलाऊं नहीं वापस मत आना। ईथन मासूमियत से पूछता है, क्या वो मेरे पापा है? तबीता उसे टाल देती है। बॉयड और जेड उस बैग को नीचे उतारते हैं। तबीता कांपते हाथों से उसे खोलती है, लेकिन अंदर जिम नहीं बल्कि बकरियों के कटे हुए सर निकलते हैं। एक पल के लिए उम्मीद जगती है शायद जिम जिंदा है, लेकिन ठीक उसी पल बांध से जूली की चीख सुनाई देती है। जिम वही था, उल्टा लटका हुआ, सीना चीरा हुआ, शरीर पूरी तरह खोखला और दीवार पर लिखा था, नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट। सोचिए यहाँ क्या हुआ। होटल साइन पर बैग टांगना सिर्फ तबीता का ध्यान भटकाने के लिए था। तबीता ने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें दूर भेजा, लेकिन वो अनजाने में उन्हें वही ले गई जहाँ जिम की लाश थी। जिन बच्चों को वह खौफनाक मंजर से बचाना चाहती थी, वही सबसे पहले वहाँ पहुंचे। उस टाउन के लोगों को जिम की मौत बताने का सबसे ये क्रूर तरीका था। तबीता ने बच्चों को बचाने के लिए जो भी हिम्मत जुटाई थी वह सब बेकार हो गई। बॉयड बच्चों को वहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अकेला दोनों को नहीं संभाल सकता। अकोस्टा जो बॉयड को पसंद नहीं करती, उसकी बेबसी देखकर बच्चों की मदद के लिए दौड़ पड़ती है। इसके बाद बॉयड, जेड और एलिस जिम के शरीर को चर्च ले जाते हैं। अब बात करते हैं उस मैसेज की, नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट। जेड और तबीता ने हाल ही में एक खोजा था कि वो एक रीइंकार्नेशन लूप में है और वो किसका पुनर्जन्म है। इस जानकारी की कीमत उन्हें जिम की जान देकर चुकानी पड़ी। इसका सीधा मतलब है जो भी सच जानने की कोशिश करेगा उसे भारी कीमत चुकानी होगी। यहाँ पर बॉयड भी सारा की एक बात याद दिलाता है, जहाँ वो कह रही थी, इफ यू पुश हार्डर इट विल पुश बैक। और इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जो भी कोई चीज जो उन्हें फंसा कर रखी है, वो नहीं चाहता कि लोग सच्चाई ढूंढे। तो फिर बॉयड कहता है यही सबसे बड़ा रीजन है उस सच को ढूंढने का।
जिम की लाश मिलने के बाद ईथन टूट जाता है और आरवी की तरफ चला जाता है और जूली रैंडल के पास जाती है और कहती है कि उसे रुइंस में लेके चलो। रैंडल उसे रोकने की कोशिश करता है पर जूली जीतती है, उसे अपने पिता को वापस लाना है। खंडर पहुंचने के बाद जूली रैंडल को अंदर भेजती है ये चेक करने के लिए कि क्या और भी कोई स्टोरी वॉक कर सकता है। जैसा कि सोचा था रैंडल यह नहीं कर पाता। इससे कंफर्म हो जाता है कि ये काबिलियत सिर्फ जूली की। जूली खंडर के अंदर जाती है और वो उस रात में पहुंचती है जब आरवी में रैंडल, बॉयड, जिम और डोना थे। जूली जिम को जीवित देखती है, उसे आवाज लगाती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो एक नर्स मॉन्स्टर उस पे हमला कर देती है। रैंडल उसे समझ रहते बाहर खींच लेता है और बचा लेता है। इससे कुछ जरूरी सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या जूली को हमेशा खंडर में ही जाना पड़ेगा स्टोरी वॉकिंग करने के लिए या वो कहीं और से भी कर सकती है? दूसरा, जूली किस समय पर पहुंचेगी ये कौन तय करता है, उसके इमोशंस या वो खंडर? तीसरा, नर्स मॉन्स्टर के हमले से ये तो साबित हो गया है कि जूली वहाँ फिजिकली प्रेजेंट थी, लेकिन क्या जूली को वहाँ पे फिजिकली हर्ट हो सकता है? क्या वो मर सकती है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। टेबिता जब घर आती है तो देखती है ईथन वहाँ नहीं है, वो आरवी की तरफ गया है। ईथन उस आरवी का रेडियो उठाता है, वो असली थॉमस से संपर्क करना चाहता था ताकि जिम मरने के बाद अकेला ना रहे। जब ईथन आरवी से बाहर निकलता है तो देखता है कि एक लकड़ी पर जिम बैठा है। जिम उसे गले लगा लेता है, लेकिन जिम नॉर्मल नहीं लग रहा, वो बहुत ही बेचैन है और बार बार आसपास देख रहा है। वो ईथन से कहता है अपनी माँ और बहन का ख्याल रखना। फिर वो पूछता है, ईथन क्या तुम्हें याद है तुमने क्या सपना देखा था जिस रात हम आरवी में थे और आरवी क्रैश हो गई थी? ईथन जवाब देता है, लेक ऑफ टीयर्स। जिम कहता है उसे ढूंढो। ये सीन जो ईथन और जिम के बीच हुआ वो मुझे बहुत ही प्योर लगा और मुझे लगता है कि टाउन से बाहर जाने का रास्ता डेफिनेटली लेक ऑफ टीयर्स से ही है। तो आइए हम कुछ लेक ऑफ टीयर्स रिलेटेड थ्योरीज डिस्कस करते हैं। लेक ऑफ टीयर्स का सबसे पहले जिक्र हुआ था सीजन 1 एपिसोड 1 में, जब आरवी में ईथन और जूली खेल रहे होते हैं और जूली ईथन के कैरेक्टर को मार देती है तो ईथन कहता है कि उस कैरेक्टर को लेक ऑफ टीयर्स के पास ले जाकर वापस जिंदा कर सकते हैं। और ये बात मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था तब इग्नोर कर देखी, लेकिन जब मैंने वापस से देखा तो मेरा दिमाग हिल गया कि मेकर्स इसका सेटअप कब से कर रहे हैं। दरअसल लेक ऑफ टीयर्स ईथन को एक चिल्ड्रन बुक से पता है, जो बुक ईथन हमेशा अपने साथ रखता था। उस बुक का नाम था द फ्लाइट ऑफ द क्रोमेनोपर, जिसमें लेक ऑफ टीयर्स पे एक परी मरे हुए लोगों को जिंदा करती है। और इधर टाउन में हमें पता है कि टेबिता और जेड मिरांडा और क्रिस्टोफर का रीइंकार्नेशन है, और जो जिम वापस आया था वो भी मुझे लग रहा है लेक ऑफ टीयर्स से कनेक्टेड है। इसलिए वो ईथन को उसे ढूंढने के लिए बोलता है, बिकॉज आई थिंक दैट इज द आंसर टू ऑल द क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा लगता है शायद टाउन में लेक ऑफ टीयर्स एग्जिस्ट करता है और यही है उनके बाहर जाने का रास्ता। तो ये एपिसोड देखने के बाद मुझे लग रहा है कि जिम इस सीजन या अगले सीजन में जरूर वापस आएगा। अकस्टा भी मुझे उसी रास्ते पर जाती हुई दिख रही है जिस रास्ते पर बॉयड की पत्नी गई थी, और सोफिया टाउन में बड़ी तबाही की तैयारी कर रही। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रॉम के हर एपिसोड का डीप एनालिसिस आपको यही मिलेगा किनोबिट पर। कमेंट करके जरूर बताएं इस एपिसोड का सबसे चौंकाने वाला सीन आपके लिए कौन सा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।